क्वेश्चन अब दो ही क्वेश्चन करना है, सिर्फ ज्यादा नहीं करना। 47 एंड 48। और ये वाले क्वेश्चन ना तुम्हें आगे वाले क्वेश्चन से पक्का मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लिख लेना 47 48 तो इम्पोर्टेंट। ये है तुम्हारे सामने क्वेश्चन। देखो भाई, जर्नल एंट्री करते समय ना आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में हो रहा है लॉस, एसेट्स की वैल्यू कम होती है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो लॉस के केस में रीवैल्यूएशन होगा डेबिट। टू में या तो एसेट आएगी क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, या आएगी लायबिलिटी। लायबिलिटी कब आएगी? जब इंक्रीज हो। ठीक है। अगर क्वेश्चन में होता है प्रॉफिट, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने से या लायबिलिटी की वैल्यू कम होने से, तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो उस केस में आप एसेट्स इंक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, इनको तो करोगे डेबिट, और प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। ये दो बेसिक है जो अगर जर्नल एंट्री डायरेक्ट करनी हो तो। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है रिवैल्यूएशन का नेचर, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा लॉस के केस में, क्रेडिट होगा प्रॉफिट के केस में। तो इसके बेस पे आपने ये एंट्रीज देखनी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या कहता है? लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दो वर्ड आएंगे आगे चल के भी, और चैप्टर नंबर 4 में भी आएंगे। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि जो हमने बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रखी है ना, वो 2 लाख रुपीज कम दिखा रखी है। एक्चुअल वैल्यू उसकी 2 लाख कम नहीं है, वो क्या है उसकी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हमने लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रखी है 50 लाख की, वो हमने 2 लाख रुपीज कम दिखा रखी है, एक्चुअल में 50 लाख नहीं है, उसकी वैल्यू 2 लाख ज्यादा है। तो कितनी है उसकी वैल्यू? 52 लाख। बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन को करते हैं क्रेडिट। मैंने अपनी बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रखी है, मैंने अपनी फर्म की बुक में बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रखी है 60 लाख। इस मशीनरी की वैल्यू दिखा रखी है 1 लाख। इस मशीनरी की वैल्यू मैंने अपनी बुक में 20,000 ज्यादा दिखा रखी है। दिखा कितनी रखी है? 1 लाख। और ये 20,000 ज्यादा है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 80। ठीक है। ये किस केस में हुआ? ओवर वैल्यूड के केस में। अंडर वैल्यू के केस में क्या होगा? एक लैपटॉप है मेरे पास, लैपटॉप की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, मैंने दिखा रखी है 80,000 रुपीज। क्या बोला मैंने? वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और मैंने कितनी दिखा रखी है? जिसे बोल सकते हैं लैपटॉप अंडर वैल्यूड बाय ₹20,000। तो मैंने लैपटॉप की वैल्यू 20,000 कम दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो ज्यादा है तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है अंडर वैल्यूड हो चाहे ओवर वैल्यूड हो, वो ऑपोजिट चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि अंडर वैल्यूड का मतलब कम होता है, पर एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी? ज्यादा। तो इंक्रीज होगी अंडर वैल्यूड, और अगर ओवर वैल्यूड है तो डिक्रीज मानोगे उसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक ओवर वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू कितनी दिखा रखी है? एक्चुअल वैल्यू से 20% ज्यादा दिखा रखी है। तो अब होगी कितनी तुम्हारे हिसाब से? 60,000 का 20% अगर तुम कम करोगे, फिर तो 12,000 कम करोगे, ये होगी 48, है ना? फिर 20% ऐड करके फिर 60 आनी चाहिए। अगर मैंने 20% ज्यादा दिखा रखी है, तो मैं 20% अगर इसका निकालूंगा वो 12,000 बनेगा। तो 60 में फिर वापस मैं 48 का 20% करूंगा तो वापस 60 बननी चाहिए ना। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको लेट करना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू को 100। कितना मानना पड़ेगा? 100। तो शॉर्टकट तरीका देखो, शॉर्टकट में पेपर में टाइम कम होगा। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ऊपर रखोगे 100, चाहे ओवर वैल्यूड वाला केस हो चाहे वो अंडर वैल्यूड वाला केस हो, ऊपर हमेशा 100 ही रहेगा। नीचे आपने ये देख रहे हैं 100 वाली चीज कम दिखा रखी है ज्यादा दिखा रखी है? ये देखो इसको,
100 वाली चीज हमने 20% ज्यादा दिखा रखी है, 100 वाली चीज हमने 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिखा रखी है, 20 रुपीज एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग हमने कितनी दिखा रखी है 120 इंटू इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है आप बेशक कर लो इसका, किस केस में एक्चुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन में बुक वैल्यू दे रखी है कि मैंने अपनी बुक्स में 60,000 ज्यादा दिखा रखी, 60,000 दिखा रखी है और ये 60,000 मैंने एक्चुअल वैल्यू से 20% ज्यादा दिखा रखी है। एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमारे +1 में भी क्वेश्चन आए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चैप्टर था एडजस्टमेंट से पहले वाला, जिसमें जीपी दिया होता था 20% ऑन कॉस्ट और कॉस्ट गिवन नहीं होती थी, कॉस्ट गिवन नहीं होती थी तो हम कॉस्ट को 100 करते थे। लेट सेम क्वेश्चन यही है कि कह रहा है बुक वैल्यू से 20% ज्यादा और बुक वैल्यू दे नहीं रखी, मतलब बुक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 20% ज्यादा है और एक्चुअल वैल्यू दे नहीं रखी। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू को लेट करते हैं 100, तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू को निकालने 100 ऊपर रखो, अगर ज्यादा दिखा रखी है तो 120, अगर ये कम दिखा रखी होती है तो 80 आ जाता है यहाँ। ठीक है, टाइम बचेगा, कहाँ स्टेटमेंट लगाते फिरोगे ना, तो हमारे पास इतना टाइम है बोर्ड में। हाँ, एक्चुअल वैल्यू कितनी निकाली हमने उसकी 100 अपॉन 120 इंटू 60, एक्चुअल वैल्यू है 50। तो बता सकते हो प्रॉफिट हुआ है लॉस में, लॉस, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 में स्टॉक 10,000। थर्ड केस, प्रोविजन बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन, एक एक्स एम्प्लॉय था, उसे कंपनसेशन देना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन को हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं वैसे, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है। तो अंडर वैल्यू का मतलब इंक्रीज होता है, ओवर वैल्यू का मतलब डिक्रीज होता है। अंडर वैल्यूड बाय डायरेक्ट अमाउंट गिवन है आपके पास कि 2 लाख रुपीज हमने कम दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू 2 लाख ज्यादा है। ओवर वैल्यूड बाय 20%, जब ये परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है तो एक्चुअल वैल्यू को आप 100 मानते हो, इस तरीके से करो। बाय लिखा है वो तो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। फोर्थ देखो, सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ₹1। अच्छा, ये बुक्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट की बात चल रही है। अब हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है 150, एक्चुअल वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। कहते हैं 130 से ज्यादा नहीं मिलने वाले वैसे, प्रॉफिट लॉस, लॉस, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, डेटर्स को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या होता है वैसे, कि मैंने इसको बिल्कुल, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट, ठीक है। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ, नहीं ये वाला है, क्रेडिटर्स के बीच में, इन ध्यान से पढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज क्रेडिटर्स के, सपोज करो क्रेडिटर्स मैंने लिखे हैं ₹50,000, क्रेडिटर्स का मतलब मार्केट में मैंने ₹50,000 देने, उस 50,000 के बीच में मेरे को कमीशन मिला था ₹10,000, मुझे इससे कमीशन मिला, रोहन से मुझे कमीशन मिला, तो मैंने सोच लिया कि मेरे पास कैश तो आ गया, मैंने रोहन को पैसे देने। एक्चुअल में पैसे किसके हैं, वो तो मेरी है, वो तो मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम है, वो तो मेरी है, मैं वापस क्यों करूंगा। तो एक्चुअल में ये 10,000 मेरी इनकम थी, जो कि मैंने गलती से क्या मान लिया उसको, क्रेडिटर्स। तो मेरे क्रेडिटर एक्चुअल में 50 नहीं है, वो कितने हैं 40। तो 10,000 क्या है, मेरी है इनकम है एक तरह से। तो इनकम होगी तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन
इसको ये भी लिखा सकता है, क्रेडिटर्स इंक्लूड ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड एज रेंट, ना, रेंट, वो रेंट तो मेरी इनकम है, तो मैं क्रेडिटर क्यों मानूं उनको, वो तो मेरा पैसा है। सिक्स्थ, ये सिंपल से पॉइंट है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज, ये ना वर्ड टू याद रखना, टू लिखा हुआ है, डिक्रीज का मतलब, टू का मतलब होता है कम होकर 120 रह गई, एक्चुअल कितनी है 2 लाख, और कम होके कितनी रहेगी 120, तो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, 80,000, प्रॉफिट लॉस, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, टू में कंपेयर किया जाता है 80,000, जब ये टू लिखा होता है। बाय में डायरेक्ट अमाउंट आता है, जैसे बाय था, इसमें डायरेक्ट यही अमाउंट लिखेंगे, बस वो तुमने सोचना है कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। टू में हम कंपेयर किया जाता है। ये हो गया, सिक्स थी ना ये, हाँ, सेवंथ देखो, देखते हैं। ये तो ये वाली लाइन कहती है मशीन की वैल्यू कम होके 120 रह गई, ये वाली लाइन कहती है कि मशीन की वैल्यू 120 कम हो गई है, डिक्रीज बाय 120, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, और कितना हुआ है 120 लॉस हुआ है, ठीक है। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में, ये आएगा आपका अमाउंट 1,20,000। नेक्स्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, expense on revaluation amounted to rupees have been paid by partner, यार खर्चा रिवैल्यूएशन का हुआ है, फर्म का एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस जब भी होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, एसेट की वैल्यू कम होगी तब भी लॉस होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, कोई एक्सपेंस होगा तब भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट। एक्सपेंस ये होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू वैल्यू निकलवाते हैं, तो जिससे वैल्यू निकलवाते हैं ऑडिटर वगैरह से या जो वैल्यूएशन वाले से, वो पैसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, तो हमने चार्जेस उनको पे करे कितने 8,000, एक्सपेंस थे, फर्म ने पे करे या पार्टनर ने पे करे, एक्सपेंस किसका था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पे पार्टनर ने किया, तो पार्टनर को फर्म दे देगी, पूरी बुक का रूल है जब भी पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट ही होगा, पूरी बुक का रूल है ये, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है, जैसे कि तुम दो पार्टनर और फर्म का कोई एक्सपेंस था, फर्म का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, मान लो तुम पे कराए अपनी पॉकेट से, तुम उस तरफ गए हुए थे, तो वापस आके फर्म से पैसे ले लोगे, तो फर्म ने तुम्हें पैसे देने, देने या तो पार्टनर से करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाली एंट्रीज थी हमारी, टोटल एंट्रीज 8, इन एंट्रीज का निचोड़ यही है जो पूरी बुक में तुम्हें मिलेंगी, ज्यादातर इसी टाइप की मिलेंगी, ठीक है। निचोड़ यही है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज टू लिखा होगा तो आपको कंपेयर करना है, दैट मीन्स वो बता रहा है कि डिक्रीज होके इतनी रह गई है, आप कंपेयर कर लेना कितनी डिक्रीज हुई। अगर वो बोल रहा है बाय, बाय का मतलब है डायरेक्ट आपके पास अमाउंट बता रहा है वो, कितनी डिक्रीज हुई है कितनी इंक्रीज हुई है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दो केस ऐसे हैं, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है एसेट इंक्रीज है, एक्चुअल में हमने उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है, ओवर वैल्यूड का मतलब है एसेट की वैल्यू डिक्रीज है, एक्चुअल में हमने उसकी वैल्यू गलती से ज्यादा दिखा रखी है, तो ये केसेस ऐसे हैं। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड बाय वर्ड हो तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है, अगर परसेंटेज की फॉर्म में हो तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ऊपर क्या रखोगे 100, ओवर वैल्यूड है तो नीचे प्लस करके, अंडर वैल्यूड है तो नीचे माइनस करके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तब तुम्हें याद रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दें, हटा ही दें। एक और क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी टाइप के टू क्वेश्चंस अभी हमने करने दिए हैं, वो जर्नल एंट्री वाला और एक ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से देखना।
पहले क्वेश्चन में पढ़ाई करो कि रिक्वायरमेंट क्या है। आयुष्मान सृष्टि पार्टनर बैलेंस शीट में शो हो रखा है स्टॉक इतने का, मशीनरी इतने की, डेटर्स इतने का, क्रेडिटर्स इतने के, एडमिट किया है नया पार्टनर, फॉलोइंग टर्म्स दे रखी है, मशीनरी ओवर वैल्यू है 10%, अनरिकॉर्डेड डेटर्स है 20,000, बी बॉट इनटू अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 10%, क्रेडिटर्स ऑफ 27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। दे क्या रखा है लॉस। क्वेश्चन पढ़ो बुक में, देखना पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछे रीवैल्यूड, रीवैल्यू ऑफ स्टॉक, कि स्टॉक की नई वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू? हम एक काम करते हैं, ये चीज दे रखी है रीवैल्यूएशन का लॉस, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लेते हैं, जो जो चीजें गिवन है वो पुट कर देते हैं पहले तो सॉल्यूशन में, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मोटिव तो यही होता है प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। तो डिफरेंस देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, जितना डिफरेंस आ रहा होगा वो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज निकलेगा। चेक करते हैं कैसे। तो ऐसे केस में जब भी आपको मशीनरी की स्टॉक की नई वैल्यू पूछेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देख लेना। मशीनरी ओवर वैल्यू, भाई आ गया भाई वही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 100 बाय, वेरी गुड, 90 कब करता मैं अगर अंडर वैल्यू होता, इंटू 4,90,000 कट करोगे 4 लाख, तो एक्चुअल वैल्यू 450 है और हमने दिखा रखी है 45, डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो टू मशीनरी अकाउंट 45,000। सेकेंड पॉइंट, अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ रुपीज बी ब्रॉट इनटू बुक्स। अभी हमें पता चला कि हमने डेटर्स कितने दिखा रखे हैं 20,000 के, वो डेटर्स थे जिनसे हमने पैसा लेना था पर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और अब पता चला तो बड़ी खुशी हुई कि यार याद आए पैसे, एक पर्सन से पैसे लेना है। तो प्रॉफिट या लॉस? खुशियां इधर, दम इधर, बाय डेटर्स अनरिकॉर्डेड लिख सकते हो साथ में 20,000। फिर एक लाइन लिखी है बड़ी प्यारी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है इसके 10% मिलने के चांसेस, किस अमाउंट पे निकालोगे 6 लाख। हाँ, कि एक्चुअल डेटर्स हमारे 6 लाख थे ही नहीं, एक्चुअल हमारे तो 6,20,000 है, और 620 में से हमें लगता है 10% मिलने के चांसेस, अगर मिलने के चांसेस नहीं है तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंटेड टू ₹62। ये हो गया खुशी गम। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है, अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है कि 27,000 रुपीज हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ ही हम कहीं घूमने चले जाएंगे, कहीं पार्टी पुर्टी करेंगे, क्योंकि 27,000 रुपीज बच चुके हैं हमारे। क्रेडिटर्स 20 होगी कुछ चीजें, ये रह गई है। कहता है सृष्टि का शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज, लॉस निकलता है इस साइड पे क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा होती है, हम लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर, यहाँ लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स है दो, आयुषी है, तो यहाँ लिखो आयुषी और यहाँ लिखो सृष्टि, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लॉस एक का गिवन है, कितना गिवन है, यहाँ लिखो 36,000। सृष्टि के लॉस के बेस पे अगर आप फर्म का लॉस निकालना चाहते हो तो सृष्टि का शेयर चेक कर लो कितना है,
सृष्टि का लॉस था 36,000 कितने शेयर के लिए? 2/5 के लिए। अगर आप फर्म का लॉस निकालना चाहते हो तो उसके शेयर को कर दो रिवर्स, 5/2। क्योंकि हम ऐसे ही तो करते थे पहले, सृष्टि का शेयर निकालना होता था हमें लॉस में, हम ऐसे ही तो करते थे, लॉस गिवन होता था, इनटू हम क्या करते थे 2/5, ऐसे ही करते थे ना पहले। लॉस हुआ है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सृष्टि का शेयर निकालेंगे, लॉस इंटू 2/5 करते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, इसका शेयर गिवन है, हाउ मच? 36,000। लॉस निकालना है अब, तो ऑब्वियस है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो इसलिए हमें ये तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देगा 90। ठीक है, तो फर्म का लॉस कितना है, बाहर लिखो, फर्म का लॉस 90 में से 36 माइनस करो, कितना आएगा? अब हमें ये देखना है कि क्या 90 तो नहीं, अब हमें देखना है कि यहाँ का टोटल कितना बन रहा है, 47 प्लस 90, इधर भी बनना चाहिए, क्या इधर बन रहा है? कितना बन रहा है यहाँ पे? 1,07,000 का और लॉस हुआ था, वो लॉस हुआ था स्टॉक की वजह से। किसकी वजह से? तो यहाँ पे आप दिखाओगे कि स्टॉक की जो वैल्यू एक्चुअल में जो डिक्रीज हुई थी वो हुई थी, अगर स्टॉक की वैल्यू 30,000 डिक्रीज हुई थी तो हमने कितनी दिखा रखी है? हमने दिखा रखी है 310। एक्चुअल में उसकी वैल्यू 310 थी, पर 30,000 डिक्रीज हो चुकी है। आज की डेट में जो स्टॉक की वैल्यू है 310 में से डिक्रीज इन स्टॉक निकाल चुके हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर, कितना बचा? स्टॉक की वैल्यू 280 है, चेक आंसर चेक कर लो। ठीक है, तो जब भी आपको स्टॉक की, मशीनरी की, किसी भी चीज की वैल्यू पूछेगा, अगर तो निकलती है इस साइड पे दैट मीन डिक्रीज हुई है, अगर निकलती है इस साइड पे दैट मीन इंक्रीज हुई है। किसकी वैल्यू? एसेट की वैल्यू। लायबिलिटी केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारे छोटे से मासूम से फिलहाल 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इसी टाइप के, सबसे पहले तो ये करो छोटा सा क्वेश्चन, इसमें से मैं तुमसे 2-3 ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद तुम करना। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड केस हम कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं, फोर्थ कर चुके हैं। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एक डेटर्स थे जिनसे हमने 40,000 रुपीज लेने थे, और लास्ट ईयर उसको बैड डेट्स मान चुके थे, यानी लास्ट ईयर लॉस भी दिखा चुके थे। ठीक है, सोच के देखो, तुमने लास्ट ईयर किसी से पेमेंट लेनी थी और वो दे के नहीं गया, और तुम्हारे दिमाग में बैठ चुके हो कि भाई इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, और तुमने बैड डेट्स मान लिए अचानक से इस साल आकर। पेड रुपीज 30,000 इन, डूबा हुआ पैसा अगर वापस आता है वो तो हमारी इनकम होती है, और प्लस वन में हम उसे बोलते थे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जनरल एंट्री भी करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, अभी भी वही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अमाउंट कंपेयर मत करना कि 40 लेने थे 30 मिले, और लास्ट ईयर मान चुके हैं लॉस, लास्ट ईयर दिखा चुके हैं, टोटली लॉस दिखा चुके हैं 40। इस बार तो चाहे 40 में से 10 भी मिल जाए ना, वो भी हमारे लिए प्रॉफिट ही है। डूबा हुआ पैसा जब भी आता है वो प्रॉफिट ही होता है। हाँ, प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाता है? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। और प्रॉफिट क्या हुआ है? एंट्री होगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच? अब थोड़ा ना इस चीज को अंडरस्टैंड करना, अगर जर्नल एंट्री करते हो फिर तो ये करनी है तुमने, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, ये 2 एंट्रीज होंगी। अगर डायरेक्ट इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दिखाना हो, डायरेक्ट
रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट लॉस, इस चीज को अंडरस्टैंड करना आपस में। ये दो एंट्रीज है, इनका निचोड़ निकालो, दो चीजें आपस में कैंसिल हो रही है, चेक करके देखो। ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, क्रेडिट। ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, बचा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, इनकम है। इनकम है तो बैड डेट्स रिकवर्ड मत लिखना, बाय कैश। इस चीज को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा। अगर एंट्रीज करो, हाँ वैसे एक चीज हो रहा है, कई बार एग्जामिनर कहता है यार दो एंट्री नहीं करी, कई एग्जामिनर कहते हैं यार इसने एक ही एंट्री कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन, और बैड डेट्स रिकवर्ड की नरेशन हमने उसमें लिख देंगे। तो कई बंदे होते हैं कि नहीं इसने दो एंट्री क्यों नहीं करी, एक क्यों करी। ओ भाई दो एंट्री का इफेक्ट भी तो वही पड़ रहा है, इफेक्ट तो वही पड़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो एक भी कर दी तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और वो बैड डेट्स रिकवर्ड की लाइन उसने नरेशन में लिख ही दी है, तो उसको ट्रीट कर लो। तो कई मान लेते हैं और कहीं उसको नहीं मानते, ठीक है। तो आप एंट्रीज करोगे तो दो ही करना, रीवैल्यूएशन पे इसका इफेक्ट यही पड़ेगा सिर्फ बाय कैश, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इसका। हाँ, एक तो फिफ्थ पॉइंट था, सिक्स्थ वाले में और फिफ्थ वाले में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना। एक ओल्ड कस्टमर था, सेम है, लास्ट ईयर की तरह उसको बैड डेट्स मांग चुके हैं, वर्ड क्या लिखा, क्या उसने पैसे दे दिए, नहीं दिए। क्या करके जा रहा है, वादा कि भाई पैसे दे दूंगा। अगर वो वादा करके जा रहा है तो हमने उससे पैसे लेने हैं, और जिनसे पैसे लेने हैं वो हमारे बच जाते हैं डेटर्स। प्रॉफिट है कि लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बाय डेटर्स। क्या लिखेंगे, बाय। तो इसका इफेक्ट हमारा रीवैल्यूएशन पे पड़ना है आने वाले क्वेश्चंस में। सिंपल सी एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, ऊपर क्या आ जाएगा, डेटर्स। तो जब कैश देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जब प्रॉमिस करेंगे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। हाँ, जब नई बैलेंस शीट बनाओगे, नई बैलेंस शीट, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि कैश में प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा सेकंड वाले का कि डेटर्स में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सिंपल से। हाँ, पर ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। एक लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 इज प्रॉफिट लॉस। क्रेडिटर्स ₹20,000 की लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स को ₹20,000 देने थे, और पेमेंट कितनी करी, 4,000 हमारे बच गए। नो डाउट रीवैल्यूएशन में 4,000 ही आने हैं। पर जब भी पेमेंट की जाती है ना, पेमेंट, जब लाइबिलिटी या एसेट खत्म हो जाती है तो उसकी प्रॉपर एंट्री करके दिखानी पड़ती है। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब है लाइबिलिटी कितने की थी, क्या एंट्री करी, वो प्रॉपर दिखानी होती है। कैसे दिखानी है, आप दिखाओगे कि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को जब भी खत्म किया जाता है, जैसे बच्चों ने कहते हैं पेड कैश टू रवि, रवि डेबिट टू कैश, क्योंकि रवि को पैसे देने थे। वैसे ही क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स की एक्चुअल पेमेंट कितनी थी, पे कितने की है, 4,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन, ये तब करना है जब सेटलमेंट पेमेंट वर्ड हो। और अगर लिखा होता सिर्फ कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 नाउ इज टू बी पेड, अभी पे नहीं करे, 16,000 की पे जो करने पड़ेंगे, 16 करने पड़ेंगे इन फ्यूचर में, 4,000 का प्रॉफिट है, नॉर्मल एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कारण 16,000 के तो अभी पड़े ही हुए हैं, कौन सा हमने पे कर दिया, नई बैलेंस शीट में दिखाना ही है 16। तो फुल एंट्री कब करोगे, जब वो आपस में खत्म हो जाए, टोटली फुली पे हो जाएंगे। एक तो तुम्हारा ये हो गया, फिर तुम्हारा, ओहो ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एट्थ भी है सच, एट्थ पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। क्या लगता है तुम्हें,
अभी पता चला है कि एक कंप्यूटर मिला है, अनरिकॉर्डेड एसेट है ये, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर जब हम परचेज करते हैं ना, कंप्यूटर उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो हमने क्या करा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में नहीं दिखाया, हमने उसको कहाँ दिखा दिया। अगर ऑफिस एक्सपेंस का मतलब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने दिखा दिया, इसका मतलब बैलेंस शीट एसेट वाली चीज को मैंने बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं, दैट मीन अनरिकॉर्डेड एसेट है। पर अब पंगा ये है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में क्या है वो निकालनी है। चैप्टर नंबर 2 में भी आई थी ये चीज। तो तुम्हारे हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस ऑफिस, इस कंप्यूटर की परचेज कितना किया था, 40 का, और डेप्रिसिएशन कितना लगा, कितनी होगी फिर वैल्यू, निकाल के देना जरा। हमारे लिए तो अनरिकॉर्डेड एसेट है ये, हमारे लिए तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, मुझे लॉस नहीं बताना कितना होगा, ये तो फायदा ही होगा। 34200, किस किस का 38 आया है ना। कब खरीदा था कंप्यूटर, चेक करना भाई, इसको वैल्यू का पूछिए। ठीक है, ये रहा, ये पूछिए 24 में, परचेज कब किया था, 1.5 ईयर पहले, तो 6 मंथ का तुमने सही निकाला है। 2038 वैल्यू बचेगी, पर जो 38 वैल्यू बचेगी वो बचेगी 31 मार्च 2023 को। अभी तो लिख दिया रिटर्न डाउन वैल्यू, नहीं तो क्या लिखने की जरूरत है। इसके बाद 3800 वैल्यू बची 34,000। तो हमें जो 31 मार्च 2024 को जो कंप्यूटर की वैल्यू पता चली है वो 34,200 है, वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री, प्रॉफिट लॉस एंट्री, कंप्यूटर या अनरिकॉर्डेड एसेट काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड एसेट की जगह या कंप्यूटर की जगह वर्ड यूज करना ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर ये हमारे ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। फर्नीचर जो बुक्स में शो हो रहा है बैलेंस शीट में, वो हो रहा है 50,000 का, इज टेकन ओवर बाय पार्टनर साहिल, कितने का। कोई भी अगर एसेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट से बिल्कुल खत्म हो रही है, प्रॉपर एंट्री दिखानी है उसकी, प्रॉपर की एक्चुअल में कितने की थी, कहाँ गई, कौन ले गया, और प्रॉफिट वाला लॉस प्रॉपर दिखा रही है, जैसे मैंने क्रेडिटर की दिखाई थी अभी। क्रेडिटर बैलेंस शीट से बिल्कुल नील हो रहे थे, नील, नील का मतलब 20,000 पूरे खत्म हो रहे थे, तो मुझे प्रॉपर शो करना पड़ा। ये भी पूरी की पूरी एसेट जा रही है बिजनेस से, कहाँ जा रही है, कौन लेकर चला गया, साहिल, वो कौन है, पार्टनर। तो बचपन से पढ़ते आए हैं हम, बिजनेस में जब भी एसेट्स आएंगी तो डेबिट, पूरी बुक का ये भी रूल पढ़ा हमने कि अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट। पार्टनर की चलो हिम्मत तो होगी एसेट ले जाने की, तो फर्म माफ थोड़ा ना करेगी, फर्म कहेगी भाई पैसे दे, वो कहता है मैं नहीं देता, कहती कोई बात नहीं, मैं तेरे कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लूंगी, है ना। तो एंट्री होगी साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री नंबर कौन सी थी ये, हाँ 9th एंट्री थी। एंट्री होगी साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि साहिल से 30,000 रुपीज लेने हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। 50 वाली चीज 30 में गई है, 20,000 का लॉस हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 में क्या गया, 50 वाली चीज 30 में गई है, ये तो पता चल ही रहा है कि 20,000 का लॉस हुआ है। लॉस जब भी होता है रिवैल्यूएशन डेबिट करते हैं, वो हमने डेबिट किया ही है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि फर्नीचर टोटली चला गया है, फर्नीचर क्रेडिट, लेकर कौन गया, साहिल। वैसे भी जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा ना, जब भी कोई पार्टनर, एंट्री ही यही बनेगी, नेम डेबिट टू फर्नीचर। जैसे +1 में सोल्ड गुड्स की एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन, क्या करते थे, मोहन डेबिट टू सेल। सेल वर्ड इसलिए यूज करते थे क्योंकि गुड्स के साथ सेल वर्ड यूज होता है। अगर वो सोल्ड फर्नीचर टू मोहन, मोहन डेबिट टू फर्नीचर, वही बचपन वाली बेसिक एंट्री, ठीक है। अगर लिखा हो क्रेडिटर्स पेड +1 में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और लिखो क्रेडिटर्स पेड बाय पार्टनर या क्रेडिटर्स पेड बाय मोहन,
क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू मोहन, नेम आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक की जगह रिप्लेस कर दोगे। हो, ऐतिहासिक पॉइंट। एक चीज तो क्लियर है, फॉर्म का एक्सपेंस क्लियर कट नजर आ रहा है कितना है, और बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और वो अमाउंट क्लियर कट दे ही रखा है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट में 15 एंट्री कर रहे हैं फॉर्म की बुक्स में। किसकी बुक्स में? फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। सोचो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्म के पास से कैश कितना जा रहा है। ये रहा 10,000 किसने पे करे? फर्म ने कितने पे करे? अगर फर्म का एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है, तो क्या पार्टनर पैसे नहीं लगा के देगा? कौन? फर्म। रूल पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि जब भी पार्टनर को पैसे देने हो तो क्रेडिट। ये वाली सेम एंट्रीज चैप्टर नंबर 4th 5th में मिलेगी तुम्हें, इसी टाइप की एंट्री होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फॉर्म का एक्चुअल एक्सपेंस जो क्लियर कट मेंशन है वो है 15,000, जिसमें से कुणाल ने पे करे 10,000, तो फॉर्म उसको देगी, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देगी फॉर्म। बाकी 5,000 किसने पे की? टू बैंक या कैश। ये थी तुम्हारी मासूम सी कुछ। हाँ वही वही चैप्टर नंबर 5th में उस रिवैल्यूएशन की वर्ड रियलाइजेशन है, बाकी सेम। ठीक है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस होंगे, इसमें रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस है। तो ये क्वेश्चन था, और एक्चुअल में ये तुम्हारी इलस्ट्रेशन है। तो यानी इसका मतलब है इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल से बढ़िया थी इस वाले क्वेश्चन की स्पेशली। ठीक है, तो इसकी रिमेनिंग पार्ट की एंट्री करो जितने भी बचे हुए हैं।